जय श्री राम बच्चों, मैं राजेश कुमार साहू आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस खूबसूरत से चैनल जिसका नाम है इजी पीजी साइंस। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के बारे में। इस सेशन में आप लोगों को मैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज है और उस पर जो न्यूमेरिकल्स बनता है उन सब के बारे में डिटेल में बात करूँगा। तो चलो बच्चों, बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे, कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड बच्चों, तो पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि चार्ज क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? तो देखो बच्चों, कोई भी अगर बॉडी है, ये नॉर्मली क्या होता है, न्यूट्रल। इसको हमें चार्ज करना पड़ता है, ठीक है। हम लोग डिफरेंट मेथड लगाते हैं इसको चार्ज करने के लिए। इंडक्शन होता है, कंडक्शन होता है, ठीक है। किसी बॉडी को हम लोग फ्रिक्शन से मतलब उसको रगड़ के हम लोग चार्ज कर सकते हैं। तो हम लोग न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं कि इस पे हम लोग कितना चार्ज, मिनिमम चार्ज जो हम लोग इस पे दे सकते हैं। मिनिमम चार्ज कितना दे सकते हैं? तो 1 इलेक्ट्रॉन बराबर। इससे ज्यादा चार्ज पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना बच्चों। इससे ज्यादा चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो क्वांटाइजेशन का मतलब यही है, जो किसी भी बॉडी पे मिनिमम चार्ज है उसका इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है ना। किसी भी बॉडी पे कितना चार्ज बना सकते हैं हम लोग? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द मिनिमम पॉसिबल चार्ज। तो मिनिमम पॉसिबल चार्ज कितना है हमारे पास? E। तो देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन, जहाँ पे n का वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे रख देना है। ये जो n है ये क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो इसमें देखो किस तरह का सवाल आपसे पूछ सकता है। बोल देगा कि एक बॉडी है जिसको सिल्क या फिर कॉटन, कुछ किसी भी चीज से इसको ना ऐसे रब किया है, इसको ऐसे रगड़ दिया गया है। रगड़ने के बाद बोल रहा है कि जो सिल्क है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ? 22 इलेक्ट्रॉन, 10 टू पावर 22 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। तो बोल रहा है कि सिल्क पे कितना चार्ज डेवलप करेगा, किसकी वजह से? जो इलेक्ट्रॉन 10 टू पावर 22 ट्रांसफर हुआ है उसकी वजह से। तो इस पे हम लोग कैसे निकाल लेंगे? Q इज इक्वल टू एन ई। एन का जगह पे हम लोग को क्या रखना है? 10 टू पावर 22, ई की जगह पे 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। ये सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 10 टू पावर 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर 3 कूलम। इतना चार्ज हम लोग सिल्क के बॉडी में ट्रांसफर किए। किसकी वजह से? तो ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ 10 टू पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। ठीक है। तो बच्चों ये था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इससे ज्यादा आप लोगों से सवाल पूछ नहीं सकता इस पे। और दूसरा चीज कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो यहाँ से चार्ज का वैल्यू 1 कूलम रख देना है और n का वैल्यू निकाल लेना है। तो कितना आता है? 1 कूलम चार्ज कंटेन्स 1 कूलम चार्ज कंटेन्स 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग ट्रांसफर करते हैं किसी बॉडी में तो उस पर कितना चार्ज बनेगा? 1 कूलम चार्ज बनेगा, ठीक है। फटाफट नोट कर लेंगे। हम बात करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देखो बच्चों, हम अपने पास 2 तरह का बॉडी होगा। एक होता है कंडक्टिंग, एक होता है नॉन कंडक्टिंग। तो जो भी कंडक्टिंग बॉडी है ना, जो भी कंडक्टिंग बॉडी होगा, चार्ज जो होता है उसके आउटर सरफेस पे ही रह जाता है। चार्ज ओनली एट आउटर सरफेस,
और इसमें नॉन कंडक्टिंग में क्या होगा, चार्ज जो होगा, चार्ज एट आउटर एज वेल एज इनर सरफेस। ठीक है, तो अगर सवाल में बोल दिया है परफेक्टली कंडक्टिंग बॉडी बोल दिया है, तो समझ लेना बच्चों कि चार्ज जो है उसके आउटर सरफेस में ही होगा, इनसाइड में नहीं होगा, अंदर एक भी चार्ज नहीं गया है, सब चार्ज ऊपर उसके सरफेस पे ही फैला हुआ है। ठीक है, तो अब ऐसे बॉडी को जहाँ पे चार्ज पूरी तरह से यूनिफॉर्मली फैल चुका है उनको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस बॉडी। ठीक है, तो जो कॉन्टिन्यूअस बॉडी होगा उस पर हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो चार्ज ऑन कॉन्टिन्यूअस बॉडी, तो पहला है हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको लाइन चार्ज डेंसिटी भी बोला जाता है। इसको क्या बोल देंगे, लाइन चार्ज डेंसिटी। तो जो लाइन चार्ज डेंसिटी होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग लैम्डा से। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई रोड दे दिया, बोल दिया रोड पे चार्ज जो है अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब पूरे रोड पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, लेमडा यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास लेमडा क्या हो गया, Q अपॉन L। इसका ऐसा यूनिट अगर पूछ देता है तो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होगा, कूलम। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। तो कितना हो जाएगा, कूलम मीटर इनवर्स। ऐसे ही बच्चों अपने पास दूसरा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको बोला जाता है सिग्मा। ये होता है Q अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया। इसका ऐसा यूनिट चार्ज अपॉन मीटर स्क्वायर, कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा, कूलम मीटर इनवर्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसी तरह से अपने पास एक और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वो होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में देखो बच्चों क्या है अपने पास, इसको रिप्रेजेंट करेंगे रो से, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो चार्ज का ऐसा यूनिट मीटर कूलम और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, कितना हो जाएगा, कूलम मीटर कूलम मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये रहा हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। ठीक है ना बच्चों, तो जब भी सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेगा तो समझ लेना चार्ज जो है किधर है, सरफेस पे फैला हुआ है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कूलम फोर्स का। कूलम फोर्स, या फिर इसी को हम लोग बोल देंगे कूलम्स लॉ। किसके लिए वैलिड होगा, स्टैटिक चार्ज के लिए। स्टैटिक चार्ज मतलब चार्ज हमारा किस में है, बताओ बच्चों, रेस्ट में है। चार्ज किस में है, रेस्ट पे है। तो अपने पास दो चार्जेस है Q1 Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या रख देते हैं, R रख देते हैं। दोनों के बीच में बच्चों देखो ध्यान दो, अगर ये दोनों साइन अलग अलग है, ये माइनस है, प्लस है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मतलब माइनस इसको अपनी ओर खींचेगा और Q2 जो है इसको अपनी ओर खींचेगा। तो ये जो खिंचाव है इसी को तो हम लोग बोलते हैं फोर्स। अगर ये प्लस था ये प्लस था तो दोनों एक दूसरे से दूर चले जाते, तो हम बोलेंगे फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है। तो ये जो फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में, ये कितना होता है, तो फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एक चीज यहाँ पे याद रखना है कि ये जो स्पेस है दोनों के बीच में, जो स्पेस है ये हमने क्या रखा है, वैक्यूम या फिर एयर। ठीक है, अगर एयर की जगह पे कोई दूसरा मीडियम रख देते हैं, जैसे पानी रख दो, ग्लिसरीन कुछ और रख दो, तो ये जो फोर्स है ये बदल जाएगा। ठीक है, अभी देखेंगे कैसे बदलता है। तो फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, कूलम्स फोर्स, या फिर दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकालने का तरीका। तो के का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, 1/4πε0। ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका वैल्यू होता है
8.85 into 10 to power minus 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां से ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे अभी हमने मीडियम क्या लिखा है, हवा स्पेस लिया है। यहाँ पे मीडियम क्या है हमारा, स्पेस है। अब हम क्या करते हैं, देखो ये 4 का, पाई का और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू सब सब्स्टिट्यूट करके के का वैल्यू निकाल लेंगे। तो के का वैल्यू आता है 9 इंटू 10 टू पावर 9। ये हमें बार बार यूज करना होता है, 9 इंटू 10 टू पावर 9। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ का जो मीडियम है, इसको अगर हम लोग बदल देंगे तो क्या हो जाएगा। तो अपने पास दो चार्जेस हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू। अब हम लोग क्या रख रहे हैं, यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख रहे हैं। दोनों के बीच में एक मीडियम रख दिया जिसका वैल्यू क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू के। ठीक है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स होता है वो कितना हो जाता है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R माइनस टी प्लस टी रूट के का होल स्क्वायर। R माइनस टी प्लस टी रूट के का होल स्क्वायर, जहाँ पे के क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और टी क्या है बच्चों, ये जो मीडियम डाला हमने स्लेब, इसका थिकनेस। ये क्या है, थिकनेस ऑफ द स्लेब। तो यहाँ पे देखो बच्चों, अगर इफ द डिस्टेंस इज कवर्ड बाय, इफ होल, पूरा डिस्टेंस, होल ऑफ द डिस्टेंस, all of the distance is covered by dielectric slab। पूरा डिस्टेंस जो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब से हम लोग कवर कर देते हैं। यानी ये जो डिस्टेंस r है, अब किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस r जो है किसके बराबर हो जाएगा, थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो क्या होगा, देखो बच्चों, फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R माइनस टी। R माइनस टी, देखो बच्चों यहाँ पे R इज इक्वल टू टी है, तो T और R एक साथ लिख सकते हैं, R लिख दिया, प्लस T की जगह पे R रूट ओवर के का होल स्क्वायर। R और R कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू के। ये जो के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर है, ये हमारा फोर्स इन एयर होता है। तो फोर्स इन एयर, देखो बच्चों ये वैल्यू देख लो, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये हवा वाला फोर्स ही तो है, तो ये के Q1 फोर्स इन एयर लिख देते हैं, और नीचे क्या हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन मिला हमें, कि मीडियम में जब भी फोर्स निकालेंगे वो क्या होता है, एयर बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एफ मीडियम इज इक्वल टू एयर बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कभी कभी क्वेश्चन में आप लोगों को के जगह पे क्या दे देगा, रिलेटिव परमिटिविटी। म्यू यार क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है बच्चों, तो अब इस कॉन्सेप्ट पे जो भी सवाल आया है मैं वो लिख रहा हूँ और सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना। ऐसे मैंने पहले से क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ढूंढ के प्रिपेयर करके रखा हुआ है, मैं एक एक क्वेश्चंस को डील करूंगा। ठीक है, तो पहला सवाल देखो बच्चों, हमारा पहला सवाल क्या है, ए फोर्स ऑफ 4 न्यूटन is acting between two charges in air if the space between them is completely filled with
ग्लास, इस ग्लास का हमें रिलेटिव परमिटिविटी, ग्लास का रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है, कितना है 8, देन द न्यू फोर्स विल बी। देखो बच्चों क्या बोल रहा है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं और दोनों को हवा में रखा गया है। हवा में जो फोर्स लग रहा था दोनों चार्जेस के बीच में वो कितना है 4 न्यूटन है। वो कितना है 4 न्यूटन। अब बोल रहा है कि दोनों चार्जेस के बीच में ये जो स्पेस है, जैसे हम सॉल्यूशन करते हैं, हमारे पास दो चार्जेस है Q1 Q2। अभी इन दोनों के बीच में क्या है, मीडियम एयर है और तब इन पे फोर्स कितना लग रहा था 4 न्यूटन। तब इस पे फोर्स कितना लग रहा है 4 न्यूटन। अब हमसे बोल रहा है कि यही चार्ज बस इसके स्पेस को हम लोग क्या करते हैं ग्लास से भर देते हैं। यहाँ पे हमने क्या इंट्रोड्यूस करा दिया, एक ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस करा दिया जिसका रिलेटिव परमिटिविटी हमें दिया हुआ है कितना 8। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है जो नया फोर्स होगा वो कितना होगा। तो नया फोर्स हम लोग कैसे निकाल लेंगे सॉल्यूशन। हमें पता है एफ मीडियम जो होता है वो होता है एफ एयर बाय रिलेटिव परमिटिविटी। अभी हमने निकाला तो एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ एयर कितना होता है 4, एफ एयर कितना दिया है 4 और परमिटिविटी कितना दिया है 8। ये कट जाएगा 1/2 दैट इज 0.5 न्यूटन। तो कितना देखो बच्चों, हवा में था फोर्स तो कितना था 4, जैसे ही हमने ग्लास स्लैब डाला उसका फोर्स क्या हो गया, कम हो गया, 0.5 आ गया। मतलब जब भी हम लोग कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कराते हैं तो फोर्स का वैल्यू क्या होता है, कम होने लगता है। ठीक है, अब देखो बच्चों अगर ये एमसीक्यू है तो ऐसे करके हम लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर सब्जेक्टिव है लिखने के लिए पूछ दे तो उस समय हमें सॉल्व करना पड़ेगा इसको प्रॉपर तरीके से। तो मैं दूसरा तरीका भी यूज करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। अपने पास दो चार्जेस है Q1 Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं R है और अभी ये मीडियम क्या है एयर। तो हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे तो फोर्स इन एयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ये रहा। अब बोल रहा है इन सेकेंड केस इफ द स्पेस इज filled with ग्लास। हमने क्या कर दिया बताओ, ग्लास से भर दिया। तो नया फोर्स यानी ग्लास वाला फोर्स कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या लिखेंगे मीडियम। क्या लिखेंगे मीडियम। और कौन सा मीडियम है अपना, तो ग्लास। तो परमिटिविटी ऑफ ग्लास Q1 Q2 अपॉन R²। बच्चों ध्यान दो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो नहीं बदला है, ना चार्ज का वैल्यू चेंज किया है ना डिस्टेंस का वैल्यू चेंज किया है। तो हम लोग सभी पैरामीटर्स को ऐसे ही रख देंगे। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ग्लास, ये जो ग्लास का जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है वो होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो यहाँ से अगर मीडियम का निकालना होगा तो क्या लिखेंगे रिलेटिव परमिटिविटी इंटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ पे देखो बच्चों ई ग्लास की जगह पे क्या रख देना है, क्योंकि ग्लास मीडियम है तो ई मीडियम यानी ई ग्लास, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे ई रिलेटिव परमिटिविटी इंटू एप्सिलॉन नॉट। मैं बार बार ई पढ़ रहा हूँ, ठीक है, बार बार ई पढ़ रहा हूँ क्योंकि ग्रीक लेटर होता है, ऐसे पढ़ते हैं हम लोग एप्सिलॉन पढ़ते हैं इसको, लेकिन बार बार मैं ई पढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरे को आदत हो चुका है। तो ये मत समझिएगा कि मेरे को पता नहीं है कि इसका नाम क्या है, एप्सिलॉन होता है, लेकिन मैं बार बार इसको ई पढ़ रहा हूँ। तो Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ से देखो बच्चों 1/ER इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये जो फोर्स है हमारा, ये फोर्स कौन सा है, एयर वाला फोर्स है। तो हम लोग क्या लिख देंगे 1/εr इंटू फोर्स इन एयर। फोर्स इन ग्लास इज इक्वल टू 1/εr इंटू 1 फोर्स इन एयर। 1/εr यानी इसको ऐसे 1/εr कितना दिया हुआ है 8 और एयर पे फोर्स कितना दिया है 4।
कट के कितना आ जाएगा 1/2 दैट इज 0.5 न्यूटन। तो बच्चों ये रहा सब्जेक्टिव के लिए, इस तरह से हमें सॉल्व करना था। अगर एमसीक्यू आता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा के सॉल्व कर सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। चलो एक चीज बताना चाहूंगा, मैं जो भी क्वेश्चंस लिख रहा हूँ ये किसी न किसी बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ है, सीबीएसई हो जाए या फिर दिल्ली बोर्ड हो जाए, ये कोई ना कोई बोर्ड के सवाल का ही बोर्ड का ही सवाल है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, an object has charge 1 coulomb and gains 5 into 10 to power 18 electrons. The net charge on the object becomes, जो ऑब्जेक्ट है उस पर नेट चार्ज कितना हो जाएगा। एन ऑब्जेक्ट हैज चार्ज 1 कूलम एंड गेन 5 into 10 to power 18 इलेक्ट्रॉन, द नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट बिकम। एक हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जिस पे चार्ज कितना था 1 कूलम, और उसमें कितना और इलेक्ट्रॉन ऐड हो चुका है 5 into 10 to power 18 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो चुका है। तो बोल रहा है कि अब बताओ कि चार्ज कितना है। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि इतने से कितना चार्ज बनेगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन by the gain of 5 into 10 to power 18 electron, the body has increased its चार्ज वैल्यू। चार्ज का वैल्यू बढ़ गया, कितना से बढ़ा तो निकालेंगे Q इज इक्वल टू एन ई से। एन का वैल्यू कितना दिया है 5 into 10 to power 18, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 into 10 to power minus 19, यहाँ से एक गया, क्या बच गया 5 into 1.6 into 10 to power minus 1। तो इसको इंटू करते हैं 5 6 30, 3 कैरी 5 1 5, 8.0 to 10 to power minus 1, यानी 0.8 कूलम। कितना इंक्रीज हुआ है 0.8 कूलम। पहले कितना था 1 में और कितना ऐड करना है 0. तो क्यू नेट कितना हो जाएगा 1 + 0.8 कूलम दैट इज 1.8 कूलम। तो नया चार्ज अपने पास कितना आ जाएगा 1.8 कूलम। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जितना भी क्वेश्चन है वो मैं सब करवाने वाला हूँ, बस टॉपिक वाइज एक दो क्वेश्चन जो है वो उठा के कर रहे हैं। जैसे ही हमारा पूरा फॉर्मूला कवर होगा हम पूरा 1 to 2 लेके जितने भी क्वेश्चन है सभी को कर डालेंगे बस। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है हमसे, मान लो अपने पास एक चार्ज Q यहाँ पे है, यहाँ पे Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, इस तरह से बहुत सारा सिस्टम चार्ज है। चार्ज का सिस्टम बहुत सारा है। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमने R1 बोल दिया, यहाँ से लेके डिस्टेंस R2,
यहाँ से लेके डिस्टेंस r3, ये डिस्टेंस r4 बोल देते हैं। तो हमें पता है कि दो चार्ज के बीच में क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ ये वाला चार्ज जो है इस पे फोर्स लगाएगा, इसको बोल दिए F1, ये वाला लगाएगा F2, ये वाला लगाएगा F3 और ये वाला लगाएगा F4, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमसे क्या बोलता है कि जो चार्ज है, नेट चार्ज है, वो क्या होता है, वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस। ये जो Q लिखा है ना, इस पे जो टोटल फोर्स होगा ये क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। ये जो जितने भी फोर्स लग रहे हैं सबका वेक्टर सम, यानी हम लोग लिख देंगे F नेट, टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर, डॉट डॉट डॉट, जितने भी चार्ज होता है। यानी एक और चीज यहाँ पे ध्यान दो कि ये जो F1 है, ये जो फोर्स लग रहा है Q1 का F1, ये दूसरे फोर्सेस पे डिपेंड नहीं करता, ये बस इन दोनों का फोर्स है। ऐसे ही Q2 का जो फोर्स F2 है, ये F1, F3, F4 पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये अपना इंडिविजुअल फोर्स है, ये अपना इंडिविजुअल फोर्स है। इन सभी इंडिविजुअल फोर्स को हम लोग जोड़ देंगे, सम अप कर देंगे वेक्टरली, तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट फोर्स। इस तरह का बहुत सारा सवाल आप लोग को मिलेगा। जैसे बोल देगा एक ट्राइंगल है, इसके वर्टेक्स पे चार्ज Q1 रखा है, Q2 रखा है और Q3 रखा है। हमसे पूछ देगा कि F नेट ऑन Q1 बताइए। तो पहले हम क्या करेंगे, हम देख लेंगे फोर्स का डायरेक्शन किधर है। मान लीजिए इसका फोर्स का डायरेक्शन इधर आ रहा है और इसका फोर्स का डायरेक्शन इधर आ रहा है, क्योंकि तीनों सिमिलर चार्ज हैं, ऐसा मान लिया हमने, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, या ये माइनस माइनस माइनस, ऐसे। तो सिमिलर चार्जेस के बीच में क्या लगता है, रिपल्सन फोर्स, मतलब दूर वाला फोर्स लगा दिए। तो अब देखो बच्चों, दो वेक्टर है अपने पास, दो वेक्टर है, दोनों को ऐड करेंगे तो एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा हमें। और रिजल्टेंट वेक्टर आप लोग को पता है क्या होता है। तो देखो, जब भी रिजल्टेंट निकालना होगा या फिर वेक्टर सम करेंगे तो क्या लिख देंगे, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F1 F2 cos थीटा। ये हमारा रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है। जब भी दो वेक्टर हैं किसी न किसी एक एंगल पे इंक्लाइंड है, तो हम लोग उनका रिजल्टेंट निकाल लेंगे सम करते समय, और वो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पे हमारा वेक्टर कौन सा है, f है, तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। अब हम एग्जाम में थोड़ा जल्दी करने के लिए, प्रोसेस जल्दी करने के लिए हम लोग कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद कर लेंगे। जैसे दो वेक्टर है, इक्वल वेक्टर है F और यहाँ पे F, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। तो जो रिजल्टेंट होता है वो आता है √2f। दूसरा, अगर F है, F और F दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब थीटा कितना है, 0 डिग्री, तो हमारे पास फोर्स कितना मिलेगा, F नेट हमारे पास मिलता है 2f। कितना मिलेगा, 2f। अगर फोर्स जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, मान लो 180 डिग्री पे, तो हमारे पास फोर्स कितना हो जाता है, 0। फोर्स कितना हो जाएगा, 0 मिनिमम, ठीक है। अगर दो वेक्टर हैं, दोनों कितने एंगल पे लग रहे हैं, मान लीजिए 60 डिग्री पे लग रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जो नेट फोर्स होगा वो कितना आ जाएगा, F प्लस F2 F स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 F स्क्वायर cos 60 कितना होता है, 1/2, 2 कैंसिल, तो 2F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 3F स्क्वायर, दैट इज √3f। कितना आ जाएगा, √3f। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप लोग कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखो, और अगर नहीं आता है तो ये फॉर्मूला लगा के आगे बढ़ जाएंगे। तो ये रहा हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों, देखो, मान लो अपने पास एक चार्ज Q है, अपने पास एक चार्ज Q है, तो ये जो चार्ज Q होता है अपने सराउंडिंग में एक ऐसा रीजन क्रिएट कर लेता है जो
यहाँ पे अगर हम लोग कोई भी एक छोटा सा चार्ज लाएंगे उसको ये खींच लेगा या तो दूर फेंक देगा, ठीक है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करते हैं? द रीजन अराउंड अ चार्ज बॉडी इन विच इट इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट। द रीजन अराउंड अ चार्ज बॉडी इन विच इट इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट, मतलब वो रीजन जिसमें इसका इफेक्ट हमें देखने को मिले, उस स्पेस को हम लोग क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमें निकालना है एक पॉइंट चार्ज के लिए, कितने दूरी पे? r दूरी पे। मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट P है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा ये हमसे पूछ रहा है, तो हम लोग लिख देंगे EP इज इक्वल टू KQ अपॉन r²। तो ये पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है जो कि हमें याद रखना है। अभी डिफरेंट डिफरेंट केसेस आएगा, उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के और भी फॉर्मूलाज देखने वाले हैं। तो पहले ध्यान दो, किसी भी पॉइंट चार्ज यानी सिंगल चार्ज के लिए, किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है? KQ/r²। ठीक है बच्चों, ध्यान दो, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अवे होगा, ठीक है। और अगर माइनस चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? टुवर्ड्स द चार्ज, मतलब चार्ज की तरफ आता है। तो डायरेक्शन हमें पता चल गया, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हमें दूर बनाना है, और नेगेटिव चार्ज होगा तो हमें उसके चार्ज के तरफ बनाना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन के बारे में। फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ध्यान दो बच्चों, मान लो अपने पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन हमने बना दिया ऐसे, और यहाँ पे हमने एक चार्ज क्यू रखा है, और यहाँ पे हमने एक माइनस चार्ज क्यू रखा है। ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। तो याद रखिएगा, फोर्स जो होता है वो होता है Q इंटू ई। फोर्स क्या होता है? Q इंटू ई, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो बच्चों, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा सिमिलर होता है। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स का डायरेक्शन बताना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही बना देना है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट बनाना है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट चलता है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा, डायरेक्शन अलग अलग होता है। पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर, अवे, ठीक है ना। या फिर ऐसे बोल दो, ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का इतना कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, या फिर इसको हम लोग केस 1 बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है अपने पास, उसकी वजह से एक पॉइंट P पे हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2k लेमडा बाय r। इस डिस्टेंस को बोल देते हैं r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? 2k लेमडा बाय r। तो ये फॉर्मूला याद रखना है हमें लाइन चार्ज के लिए, ठीक है ना। इस पे हम लोग एक सवाल उठाते हैं अब। बोल क्या रहा है बच्चों, देखो क्वेश्चन, एन इनफाइनाइट line charge, an infinite line charge has a linear density of 10 to power minus 7 coulomb per meter. What will be the magnitude of the force acting
ऑन एन अल्फा particle placed at a distance of 4 centimeter from the line of charge. ठीक है बच्चों, देखो इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। ठीक है, ध्यान देते हैं। यहाँ पे अपने पास क्या दिया, एक इन्फाइनाइट लाइन चार्ज हैज अ लीनियर डेंसिटी ऑफ, मतलब हमें दे दिया एक इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर दे दिया, लाइन चार्ज मतलब लॉन्ग वायर दे दिया, और इस पे जो लीनियर डेंसिटी है यानी लेमडा जो है कितना दिया है 10⁻⁷। हमसे बोल रहा है कि फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करो? फोर्स ऑन अल्फा पार्टिकल। तो बच्चों अल्फा पार्टिकल क्या होता है? पहले तो बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। तो अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम का +2 आयन, हीलियम का +2 आयन। तो ये +2 आया कैसे होगा? हीलियम पे जो +2 चार्ज है आया कैसे होगा? तो हीलियम से हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इस पे कितना आएगा? +2 चार्ज। जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस बॉडी पे प्लस चार्ज आता है, और जब किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, डाल देते हैं, तो उसमें नेगेटिव चार्ज आता है, और जितना इलेक्ट्रॉन डालोगे उतना चार्ज डेवलप करेगा। तो यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाला तो इस पे कितना चार्ज आ गया? +2। मतलब हमारे पास जो हीलियम है अल्फा पार्टिकल, इस पे चार्ज कितना है? 2e के बराबर। कितना हो जाएगा बच्चों? 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 दैट इज 3.2 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, ये लेमडा दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो ध्यान दो बच्चों, हमसे बोल रहा है कि कितने दूरी पर अल्फा पार्टिकल रखा गया है? 4 सेंटीमीटर पे। 4 सेंटीमीटर मतलब कितना मीटर हो गया? 4 इंटू 10⁻2 मीटर। तो अब स्टार्ट करते, देखिए हमने जो भी डेटा था सारा डिकोड कर लिया यहाँ पे। अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करना, लिखना स्टार्ट करेंगे। तो अपने पास क्या दिया है? लेमडा का वैल्यू दिया है 10⁻⁷। हमारे पास अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना दिया है? अल्फा पार्टिकल का चार्ज दिया हुआ है 2e, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 दैट इज 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। डिस्टेंस दिया हुआ है, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल लेते हैं तो 4 इंटू 10⁻2 मीटर। यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। अब देखियो बच्चों, अपने पास अगर हाँ इसका लेंथ दिया होता, ये जो अल्फा पार्टिकल है इसका लेंथ दिया होता, तो हम लोग लेमडा से चार्ज क्यू निकाल लेते हैं। यानी अपने पास 2 चार्ज होता है, यहाँ पे एक क्यू, यहाँ पे एक क्यू, और आराम से हम लोग फोर्स इज इक्वल टू kq1 q2/r² लगा लेते हैं। क्योंकि हमें एक चार्ज नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड वाला मेथड अपनाएंगे। हमें पता है कि फोर्स जो होता है वो होता है Q इंटू ई। ठीक है, तो Q का वैल्यू किस पे निकाल रहे हैं? अल्फा पार्टिकल पे। तो चार्ज का वैल्यू कितना है? 3.2 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? 2k लेमडा अपॉन आर, 2k लेमडा अपॉन आर। यहाँ से फोर्स इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻⁻19, 2 इंटू के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, और लेमडा का वैल्यू 10⁻7, आर का वैल्यू कितना है? 4 इंटू 10⁻2। ठीक है, तो अपने पास ये हो गया 2, ये हो गया 1.6, और क्या कट सकता है? 10⁻9 और ये 19, यानी 10, कितना बच गया? 1.6 इंटू 10⁻10 इंटू 9 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाय 10⁻2। फोर्स में कितना बच गया? 1.6 इंटू 10⁻10 यहाँ पे 9 और 10⁻7 डिवाइडेड बाय 10⁻2। यहाँ से ये काट दो, ये हो जाएगा 8, 7 और 8 15, 1.6 इंटू 9 इंटू 10⁻15,
तो 9 इंटू 16 करेंगे, कितना आ जाएगा 0.6 इंटू 9, 9 6 जा 54, 4 5 कैरी, 9 1 जा 9, 9 प्लस 5 14, 14.4, 14.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 न्यूटन। ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पे एक सवाल। तो ये भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है बच्चों, तो ध्यान से देखो हर एक प्रोसेस को, और नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार रिपीट मोड में डाल के सीखो कि कैसे हुआ है। ठीक है, हम लोग चलते हैं अब आगे। बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग, एक अपने पास सर्कल के शेप का एक रिंग है, ठीक है ना। इसका सेंटर ये O है और यहाँ से रेडियस R बोल देते हैं। इससे x दूरी पे एक पॉइंट हमने बना लिया P, बोल रहा है इस P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो बच्चों इसका जो डिराइवेशन है, इसका जो डिराइवेशन होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, डिराइवेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, और नीट के लिए हमें डिराइवेशन नहीं चाहिए। जो भी नीट के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए तो डिराइवेशन का जरूरत ही नहीं है, फिर भी डिराइवेशन सीखना अच्छा होता है, क्योंकि हमें अगर क्वेश्चंस लंबे मेथड से करना हो, फॉर्मूला बेस नहीं हो, तो डिराइवेशन सीखना पड़ता है। तो डिराइवेशन का मैं अलग से क्लास लेकर आऊंगा, जितने भी डिराइवेशन होंगे इस चैप्टर में उन सबको एकुमुलेट करके इकट्ठा मैं एक एक करके डिराइवेशन एक सेशन में बात करूंगा। ठीक है ना। तो बच्चों देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है KQX डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2, 3/2। तो ये हमें फॉर्मूला याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, KQX बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। अगर हम लोग बात करें एट सेंटर पे बात करते हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि सेंटर से नापा गया है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। अगर x का वैल्यू 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, मतलब किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है। किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो सकता है 0। तो बच्चों याद रखना, अगर कोई रिंग दिया है आप लोग को और बोल दिया सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है 0। ठीक है, अगर इफ x इज मच मच ग्रेटर देन r, अगर x जो है r से बहुत ज्यादा बड़ा है, तो हम लोग r टेंस टू 0 लेके r को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अपने पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, E इज इक्वल टू KQX बाय एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, 2 से 2 मर गया, E इज इक्वल टू KQX अपॉन एक्स क्यूब, यहाँ से एक x मर गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ KQ अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हमारा किसकी तरह बिहेव करने लगा, पॉइंट चार्ज की तरह। पॉइंट चार्ज के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड का यही फॉर्मूला आया था, E इज इक्वल टू KQ बाय आर स्क्वायर। और यहाँ पे भी हमारे पास देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है KQ बाय एक्स स्क्वायर। मतलब रिंग को अगर बहुत दूर से आप देखते हो तो वो रिंग कैसा दिखेगा आपको, पॉइंट चार्ज की तरह दिखेगा, और वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। तो इसका डिराइवेशन पूछा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टिंग स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टिंग स्फीयर। तो कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अपने पास स्फीयर देखिए बच्चों ये होता है, हम लोग बात करते हैं होलो स्फीयर का। पहले किसका बात किए, होलो स्फीयर, और हमारे सिलेबस में यही है स्फेरिकल सेल या फिर होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग होलो स्फीयर का बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हमें 3 पॉइंट लेना होता है। एक पॉइंट
एक पॉइंट, ये सेंटर हो गया, सेंटर से डिस्टेंस r हो गया रेडियस, एक पॉइंट होगा बाहर की तरफ, ये पॉइंट P, यहाँ से डिस्टेंस हमने बोल दिया ये r है। एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं सरफेस पे Q, यहाँ से डिस्टेंस क्या हो गया r, और एक पॉइंट ले लेते हैं अंदर कहीं पे जिसको हम लोग S बोल देते हैं, इसका डिस्टेंस भी r ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड है E आउटसाइड, वो एकदम पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, यानी फॉर्मूला क्या होता है KQ/r²। और जो सरफेस पे होगा तो E सरफेस होता है हमारा KQ/r के जगह पे डिस्टेंस क्या ले लेंगे रेडियस, तो रेडियस स्क्वायर। और इनसाइड जो होता है, इनसाइड हमारा क्या हो जाएगा जीरो। किसी भी होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है जीरो, क्योंकि सारा चार्ज किधर होगा बच्चों, इसके सरफेस पे ही रिसाइड करता है। ठीक है ना, तो E इनसाइड क्या हो गया जीरो। ये याद रखना है। इसका ग्राफ आप लोगों से पूछ देता है, तो ग्राफ देखो बच्चों कुछ इस तरह का बनेगा। यहाँ पे हमारा डिस्टेंस r, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मार्क कर दे रहा हूँ एक बाउंड्री में। इस तरफ हम लोग इनसाइड पॉइंट का बारे में बात कर रहे हैं और इस साइड आउटसाइड। तो ये जो है ये क्या हो गया सरफेस हो गया, यानी r इज इक्वल टू कैपिटल R रेडियस के बराबर। तो बच्चों इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था जीरो, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। और आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर का ग्राफ क्या बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस तरह से। तो हमें ग्राफ क्या मिल जाएगा बताओ, इस तरह का ग्राफ मिलने वाला है। यानी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा मैक्सिमम होगा और उसके बाद डिक्रीज करना स्टार्ट होगा। तो ये ग्राफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ क्या है इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं।